बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक प्रोग्राम किया था रिस्ट ड्रॉप के ऊपर, यानी वो लोग जिनकी ये जो कलाई है यहाँ से हाथ नीचे गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों का पाँव ड्रॉप कर जाता है और इसको कंडीशन को हम फुट ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप फुट भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा माकूल लफ्ज़ फुट ड्रॉप है। जिस तरह कलाई के अंदर रेडियल नर्व जो है ये अगर डैमेज हो जाए तो ये ड्रॉप कर जाता है, इसी तरह पाँव जो है इसके अंदर एक नर्व होती है जो शियाटिक नर्व से निकलती है और उसको CPN कहते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व। और ये नर्व हमारी जो टांग है इसकी जो आउटर साइड होती है, घुटने से थोड़ी सी नीचे, वहाँ पर ये होती है और वहाँ से ये फिर पाँव में आती है और इसका काम है हमारे पाँव को ऐसे ऊपर रखना। जब आप चलते हैं तो जाहिर है कि जब आप चलेंगे तो पाँव उठा के चलेंगे ना, यूं करके आप चलते हैं, तो ये नर्व जब डैमेज हो जाती है तो फिर पाँव आप ऊपर नहीं कर सकते। जब आप ऊपर नहीं कर सकते तो जो लोग कंप्लेन करते हैं वो ये होते हैं कि हमें चलते हुए अगर हल्का सा भी रास्ते में कोई पत्थर आ जाए या कोई ऊंचाई आ जाए तो हम गिर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप इतना कॉमन तो नहीं है लेकिन है। अब इसकी जो वजूहात हैं वो भी काफ़ी हद तक उसी से मिलती जुलती है जिस तरह रिस्ट ड्रॉप था। अब इसकी अगेन एक बड़ी कॉमन वजह जो मैं आपको बताऊं, इसमें भी टीका गलत जगह पे लगने से, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो हिप के ऊपर टीका लगाते हैं, आम दर्द का टीका आप लगाने के लिए गए कंपाउंडर के पास, डॉक्टर के पास गए, उसने कंपाउंडर को कहा टीका लगा दो, उसने लापरवाही की। अब अगेन हिप के ऊपर जब आप टीका लगाते हो तो इसी आप उसको एक्सपोज करते हो, पूरा करते हो, नहीं करते, औरतों में तो ख़ास तौर पे, तो फिर आप उसको टीका लगा देते हो। कई दफ़ा वो टीका जो है वो नर्व के ऊपर लग जाता है, जो शियाटिक नर्व है। उसकी निशानी होती है टीका लगते साथ ही जो आपका पैर होता है ना वो यूं हो जाता है, आपको लगता है कि जिस तरह, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ना, जिस तरह आपकी अगर कोई नर्व कट जाती है, इसी तरह ही कोई तार कट जाए तो जिस तरह बल्ब बुझ जाएगा, तो इसी तरह जब नर्व कटेगी, डैमेज होगी, तो वो बुझ जाता है। तो दिस इज़ वन कॉज। दूसरी कॉज इसकी होती है कि बाज़ औक़ात कमर के अंदर जो डिस्क है, ख़ास तौर पे L4, 5, S1, ये अगर बल्ज कर जाए तो ये वहाँ से जो नर्व निकल रही होती है उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे तो उससे ये नर्व डैमेज हो जाती है। उससे फिर सिर्फ फुट ड्रॉप नहीं होता बल्कि टांग में भी थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है। फिर कुछ केसेस मैंने ऐसी भी देखी है कि जिनको मतलब जिस तरह प्रेगनेंसी के अंदर एपिड्यूरल लगता है, टीका लगता है, वैसे तो जो प्रॉपर ट्रेन एनेस्थीसिया के लोग होते हैं वो तो माशाल्लाह उनमें तो कोई शुबा किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ट्रेन लोग ना हो तो वो भी इसको डैमेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली अगर हम उस पर चले जाएँ तो इसकी वजह आ सकती है स्पाइनल इंजरी। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी पे चोट लगे तो ये मुमकिन है कि उसके जो पाँव हैं वो ऊपर ना उठ सकें। इसी तरह फिर एक और कंडीशन होती है, या आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे उनकी कमर में फोड़ा होता है, उनकी टांगें काम नहीं करती, लेकिन अल्लाह करे उनमें अगर बेहतरी आ जाए, घुटनों तक काम करना शुरू कर दें, पैर आम तौर पे पूरे ऊपर नहीं उठते, तो उनके अंदर भी बायलैटरल या यूनिलैटरल ड्रॉप फुट हो सकता है। फिर इसके अलावा और बहुत सी कॉजेज़ हैं, मेडिकल कॉजेज़ हैं, उनकी तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो बताने की बात है वो ये है कि इन बीमारियों के अंदर आपका जो पाँव है वो पूरा उठता नहीं है और वो लटका रहता है और वो टकराता है और उस टकराने की वजह से आप गिर जाते हो। अब इसके अंदर रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। ज़ाहिर है मैं एक डिपार्टमेंट को हेड कर चुका हूँ, मैं जो हमारे रीहैब के डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ाता रहा हूँ
ایکسپیرینس میرا اپنا ہے. ہم MBBS کرنے کے بعد تقریباً 4 سال کا کورس ہوتا ہے, FCPS وہ کرواتے رہے ہیں. تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ایک تو نمبر 1 اگر یہ چوٹ لگنے کے بعد یہ ڈیمیج آیا ہو تو ہمیں فوری طور پہ AFO کہتے ہیں کہ جی آپ عام سمجھ میں سوچ لیں کہ ایک جوتا ہوتا ہے وہ نہیں پہنانا چاہیے, تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا ریکوری کا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ وہ پہنا دیتے ہیں جس کو AFO کہتے ہیں تو پھر اپنی موومنٹ تو پیشنٹ کی رک جاتی ہے نا, تو عین ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو سٹیمولس نہ ملے. ہاں باہر جانا ہو, لمبا پھرنا ہو تو آپ جس طرح میں نے یہ آپ کو دکھایا تھا کوک اپ اسپرنٹ کے اندر, یعنی بازو کے لیے, اسی طرح پیروں کے لیے بھی ملتا ہے, وہ آپ لگا سکتے ہو. اس کو AFO اینکل فٹ آرتھوسس کہتے ہیں. اور ادروائز اس میں آپ پھر ہم ریفر کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کو فزیوتھراپسٹ کے پاس. جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ٹرینڈ فزیوتھراپسٹ ہیں پاکستان کے. ان کا کام ہوتا ہے پھر وہ ورزشیں کروائیں, کئی ان میں سے الیکٹریکل اسٹیمولیشن کرواتے ہیں. so whatever they do, یہ ان کا ڈومین ہے, وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. کسی وجہ سے اگر یہ بالکل ٹھیک نہ ہو اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو تو یا پھر ان میں اسپیشل شوز اور یا پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں سرجنز کو. جو کئی قسم کی اس میں سرجریز ہو سکتی ہیں. ایک اس کے اندر ٹینڈن ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, کیوں ہمارے جو ٹینڈنس ہوتے ہیں لانگ فلیکسرز جنہوں نے پیر کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے, ان کو شفٹ کر دیتے ہیں, ٹینڈن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. دس از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. بعض اوقات اس کے اندر آرتھوڈیسس کر دیتے ہیں, وہ جو ہمارا پاؤں ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیتے ہیں. لیکن اس میں میری رائے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. یہ ان آرتھوپیڈک سرجن ہیز ٹو گیو این اوپینین. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی ٹیکہ لگوائیں وہ آپ ہپس کے اوپر, تو بالکل ہپ کے اوپر جہاں ہپ شروع ہوتا ہے وہاں لگوائیں, درمیان میں نہ لگوائیں. نمبر 2, اسی طرح اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے خاص طور پہ گھٹنے کے باہر والی سائڈ کے اوپر, تو اس کو سیریسلی لیں. بعض اوقات وہ چھوٹی چوٹ بعد میں آہستہ آہستہ نرو کو ڈی جنریٹ کر دیتی ہے. اور اگر یہ کنڈیشن ہو تو پھر اس میں ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, الیکٹرومایوگرافی, جس طرح ہارٹ کے لیے ہوتا ہے نا ECG, تو EMG ہوتا ہے, اور نرو کنڈکشن اسٹڈیز. یہ کروا کے کانٹیکٹ یور ڈاکٹر تاکہ آپ کا پراپر علاج ہو سکے. تھینک یو.